दोस्तों नमस्कार। आज वेटनरी सर्जरी की सेकंड क्लास हम लेने जा रहे हैं। तो पिछली क्लास के अंदर जो हमने देखा था, सर्जरी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने किया था और कुछ बेसिक टॉपिक के अंदर जैसे कि एब्सेस है, सिस्ट है, ट्यूमर है आदि के बारे में हमने थोड़ा डिफरेंशियल तौर पर उनको देखा था। और आज एक एक करके पूरे डिटेल से उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो उनमें से सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है एब्सेस का है। तो ये हमारी जो क्लास है वो सेकंड क्लास है। तो एब्सेस के बारे में हम जानते हैं कि पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि एब्सेस क्या होती है, एब्सेस की परिभाषा क्या होती है। जो पिछली क्लास में भी हमने देखा था, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, शरीर के किसी भी भाग के अंदर गुहा या कैविटी बनेगी और उसमें यदि पस है तो उसको हम एब्सेस कहते हैं, उसको हम एब्सेस कहेंगे। और इसमें छोटे आकार की जो एब्सेस होती है, छोटे आकार की एब्सेस को कहते हैं हम पस्ट्यूल। छोटे आकार की एब्सेस को क्या बोलते हैं, पस्ट्यूल कहते हैं। और इसी प्रकार से बड़े आकार की जो एब्सेस होती है वो कहलाती है इरीसेपेलाज, इरीसेपेलाज। ठीक है, इसी प्रकार से छोटे आकार की एब्सेस को हम पस्ट्यूल कहते हैं, बड़े आकार की एब्सेस को पस्ट्यूल कहते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि एब्सेस का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, यानी कि एब्सेस के प्रकार क्या होते हैं। तो अब हम एब्सेस के प्रकार के बारे में जानते हैं कि एब्सेस कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हॉट या एक्यूट एब्सेस। सबसे पहले है हॉट या एक्यूट एब्सेस। सेकंड होती है इसके अंदर, ये हॉट है तो ये कोल्ड हो जाएगी, कोल्ड या क्रोनिक एब्सेस। इसी प्रकार से थर्ड है जो, उसको बोलते हैं हम सुपरफिशियल एब्सेस। और इसी प्रकार से एक होती है इसमें डीप एब्सेस। डीप का मतलब होता है गहरी, गहरी एब्सेस होगी ये। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो एब्सेस है वो होती है मल्टीपल एब्सेस। और एक होती है इसके अंदर जनरल एब्सेस। जनरल का मतलब होता है सामान्य जो एब्सेस होती है उसको बोल देते हैं जनरल एब्सेस। तो सबसे पहले हॉट और एक्यूट एब्सेस क्या होती है। तो जैसे ही कई बार चोट लगती है या ये तुरंत बनती है, ठीक है, जैसे ही एब्सेस बनेगी तो ये एक तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी, जल्दी जल्दी चोट के तुरंत बाद बन जाएगी। और एक इसमें ये कैसी फील होती है, हमारे को गर्म महसूस होती है, यानी कि जल्दी जल्दी बनेगी और गर्म महसूस होती है। जैसे कोई एब्सेस है वो यदि पुरानी हो जाती है या उसको काफी टाइम बीत जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्रोनिक एब्सेस। और क्रोनिक एब्सेस जो होती है वो कैसी महसूस होती है, हमारे को ठंडी महसूस होती है। तो ये है एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है जो तुरंत और जल्दी प्रभाव आता है उसका, और क्रोनिक जो स्टेज होती है यदि काफी समय बीत जाता है तो उस कंडीशन की एब्सेस होती है वो क्रोनिक एब्सेस कहलाती है। इसी प्रकार से देखो सुपरफिशियल, नाम से पता लग रहा है सुपरफिशियल एब्सेस। सुपरफिशियल का मतलब होता है कि बिल्कुल जो सरफेस पे एब्सेस बनेगी तो उसको अपने क्या कह देते हैं, सुपरफिशियल एब्सेस। इसी प्रकार से है डीप एब्सेस, यानी कि गहरी। डीप का मतलब होता है गहरा, तो ये गहरी का मतलब, यानी कि यदि ये सुपरफिशियल का मतलब ये बाहर की स्किन ही इन्वॉल्व है, इसके अंदर बाहर की जो त्वचा है उसके ऊपर एब्सेस बनी है तो ये सुपरफिशियल हो जाएगी। यदि हम देखते हैं कि त्वचा के नीचे क्या लेयर आएगी,
जैसे मसल्स लेयर आ गई, इसके अंदर मांसपेशियां आ गई, और उसके नीचे जैसे फेशिया आ गया, या उसके बाद जैसे कोई भी एब्डोमिनल जो कैविटी है उसकी गुहा है, जैसे पेरिटोनियम लेयर आ गई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डीप का मतलब होता है कि यदि वो एब्सेस के अंदर मांसपेशिया या फेसिया इन्वॉल्व होता है, डीप चली जाती है, उसको बोलते हैं हम डीप एब्सेस। इसी प्रकार से आती है इसके अंदर एक मल्टीपल एब्सेस। मल्टीपल के नाम से ही है कि जब शरीर के किसी भाग पर या कई भागों पर छोटी छोटी एक से ज्यादा एब्सेस बन जाती है तो वो मल्टीपल एब्सेस कहलाती है। और लास्ट है इसके अंदर जर्नल एब्सेस। जर्नल एब्सेस का मतलब होता है कि शरीर पर सामान्य कोई भी छोटी या बड़ी एब्सेस है उसको अपने सामान्य एब्सेस या जनरल एब्सेस के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गए एब्सेस के टाइप के बारे में। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर इसके लक्षणों के बारे में। एब्सेस के अंदर लक्षण क्या क्या आते हैं। एब्सेस के लक्षण के बारे में देखें, या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं यदि एब्सेस हो जाती है बॉडी के किसी भी पार्ट पर, यानी कि इसके लक्षण क्या होंगे। तो सबसे पहले हम देखें, कहीं भी यदि शरीर के भाग पे एब्सेस होती है तो शुरुआत के अंदर क्या होती है, एब्सेस साइज के अंदर छोटी होगी और कैसी होती है, ये कठोर होती है, कठोर होगी और गोल होती है। यानी कि स्टार्टिंग के अंदर जैसे एब्सेस की शुरुआत होती है, छोटे आकार से शुरुआत होती है, गोल और कठोर होती है, और इस शुरुआती एब्सेस को हम बोलते हैं इमैच्योर एब्सेस। इमैच्योर एब्सेस। इमैच्योर एब्सेस का मतलब क्या है, ये अपरिपक्व है, पकी हुई नहीं है। ये कैसी है, अपरिपक्व है। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम इसका निकलता है तो ये एब्सेस के अंदर क्या हो जाती है, मैच्योर में कन्वर्ट होती है। तो मैच्योर में कन्वर्ट कैसे होती है, तो जैसे मान लो ये एब्सेस है और इसमें एब्सेस के अंदर क्या होती है कि जो ऊपर वाली जो स्किन है, यानी कि ऊपर वाली जो त्वचा है एब्सेस की, वो कैसी होने लग जाती है, पतली होने लग जाती है, पतली होगी। और ऊपर वाली जो सतह है त्वचा की वो कैसी हो जाती है, साथ में नरम हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे एब्सेस है वो धीरे धीरे मैच्योर होगी, तो मैच्योर होने के बाद में त्वचा की जो ऊपरी सतह है वो कैसी हो जाती है, नरम हो जाती है, और कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और उसका जो सेंटर वाला भाग होता है एब्सेस का, वो क्या होता है, बाहर की ओर उभर जाता है, बाहर की ओर उभर जाता है। और इस बाहर की ओर उभरे वाले भाग को ही हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एब्सेस। पॉइंट ऑफ एब्सेस। जो एब्सेस का सेंटर वाला भाग बाहर की ओर उभर जाएगा, ऊपर वाली जो स्किन है, त्वचा है, वो नरम हो जाएगी, पतली पड़ जाएगी, तो उभरा हुआ जो भाग होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एब्सेस। तो इस कंडीशन के अंदर ये एब्सेस कैसी हो गई, मैच्योर हो गई, यानी कि परिपक्व हो गई है। अब हम देखते हैं कि जब किसी केस के अंदर एब्सेस है वो मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योर होने के बाद में ये अपने आप ही जो सेंटर वाला भाग है, पॉइंट ऑफ एब्सेस वाला भाग है, वहां से ये फूट जाती है। और फूटने पर इसके अंदर क्या आएगी, पस आएगी। तो पस बाहर निकलेगी। और यदि कई बार आपने देखा होगा कि एब्सेस जो होती है मैच्योर भी होगी लेकिन फूटती नहीं है, तो उसके अंदर जो पस जो डिपॉजिट होती है, जमा होती है, वो अंदर ही क्या होती है, सूखने लगती है। तो ये है इसके अंदर एब्सेस के सिम्टम यानी कि लक्षण के आधार पर। और उसमें एक चीज और है, जैसे अपने पढ़ा था सुपरफिशियल एब्सेस, और इसी प्रकार से हमने पढ़ा था डीप एब्सेस। तो सुपरफिशियल जो एब्सेस होती है, इसके अंदर क्या होता है कि पशु पर ज्यादा कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात पशु को ना तो बुखार आता है, ना ही किसी प्रकार का दर्द आता है। लेकिन जब ये एब्सेस डीप हो जाती है, यदि वो एब्सेस के अंदर मांसपेशियां और फेशिया इन्वॉल्व हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर जिस भाग पर यदि एब्सेस है तो वो चीज के अंदर जकड़न आ जाएगी, यानी कि वहां पे दर्द महसूस होगा और उस एनिमल को
बुखार भी आता है, अर्थात उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे एब्सेस के कारण, यानी कि एब्सेस किस कारण से बनती है। तो कारण में यदि देखा जाए तो पहला कारण हो सकता है चोट लगने के कारण। यदि चोट लगती है या किसी प्रकार की इंजरी होती है तो उस कंडीशन के अंदर इन्फेक्शन की संभावना बन जाती है और उस इन्फेक्शन से भी क्या हो सकती है, एब्सेस बन सकती है। तो इसी प्रकार से दूसरा कारण भी इसके अंदर क्या हो गया, इन्फेक्शन का, यानी कि इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल। तो ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही एब्सेस होती है। तो इसमें कारण यदि देखें तो इन्फेक्शन हो सकता है या कोई चोट या इंजरी लग गई है उस एनिमल के, तो एब्सेस बन सकती है। अब हम देखेंगे कि यदि एब्सेस बॉडी के किसी पार्ट पर बन भी गई तो उसका इलाज क्या होता है, इलाज कैसे करते हैं, यानी कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो हम देखते हैं कि यदि किसी एनिमल के एब्सेस हुई है और वो अभी मैच्योर नहीं है, तो मैच्योर नहीं है यानी कि वो एब्सेस कैसी है, इमैच्योर है, अपरिपक्व है। तो अपरिपक्व के केस के अंदर एक विशेष ध्यान देना है, यानी कि जो इमैच्योर एब्सेस है, जो इमैच्योर एब्सेस है, इस पर कभी भी चीरा नहीं लगाते, क्योंकि इसका मेन कारण क्या है कि यदि यह एब्सेस अभी पक्की नहीं है, मैच्योर नहीं हुई है, यदि आपने चीरा लगा दिया तो उस कंडीशन के अंदर एनिमल के ब्लीडिंग होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो इसलिए इमैच्योर एब्सेस पर कभी भी चीरा नहीं लगता। लेकिन हम इस इमैच्योर एब्सेस को या अपरिपक्व एब्सेस को क्या करते हैं कि जल्दी पकाने के लिए, यानी कि ये जल्दी पक जाए, उसके लिए अपने क्या कर सकते हैं, इसके लिए अपने एक इसमें आता है ब्लिस्टर, ये ब्लिस्टर ऑइंटमेंट है। तो इस ब्लिस्टर ऑइंटमेंट को लगाकर इस पर यदि इस पे लगातार लेप करवाते हैं तो वो एब्सेस जल्दी पक जाती है, अर्थात मैच्योर में बदल जाती है। और इसी प्रकार से एक इसमें आयोडीन ऑइंटमेंट है, आयोडीन ऑइंटमेंट है, उससे भी हम एब्सेस को पका सकते हैं। और या हम इसके अंदर गर्म मसाज कर सकते हैं। तो यदि आपने गर्म मसाज भी कर दी तो भी वो जो एब्सेस है वो जल्दी पक जाएगी। अब देखो, ये देखा हमने इमेच्योर एब्सेस पे तो चीरा लगता नहीं है, लेकिन यदि एब्सेस मैच्योर हो गई है तो उसके अंदर हम उसका इलाज कैसे करते हैं। मान लो ये एक बड़े साइज की मैच्योर एब्सेस है, ठीक है। तो ये पूरी जो एब्सेस है वो कैसी है, मैच्योर है। तो इसमें सबसे पहले सर्जरी के अंदर जैसे फंडा है या स्टेप्स मान सकते हैं कि कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर जब हम करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स हम यूज करते हैं। तो उनके करने का मकसद भी क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉडी के किसी भी भाग पर यदि वो एब्सेस होगी तो वहां पे उसके हेयर्स होंगे, बाल होंगे। तो पहला जो स्टेप होता है वो की जाती है इसके अंदर क्लिपिंग, यानी कि जो बालों की क्लिपिंग करते हैं, बालों को सीजर या कैंची से काटते हैं। तो पहला स्टेप होता है इसमें क्लिपिंग का। दूसरा जो स्टेप होता है इसके अंदर शेविंग, दूसरा स्टेप होता है, यानी कि जो एब्सेस वाला भाग है पहले बालों को क्लिपिंग कर ली, उसके बाद उस पे शेविंग जो ब्लेड होता है उससे अच्छी तरीके से उसकी, यहां पे हमारे को चीरा लगाना है, वो साइट तैयार करते हैं। इसके अंदर साइट तैयार करने के प्रोसीजर में सबसे पहले क्लिपिंग करते हैं, दूसरे स्टेप में हम शेविंग करते हैं। शेविंग से सारे बाल हटा लिए। और थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है इसके अंदर स्क्रबिंग। स्क्रबिंग का मतलब है कि साबुन का अच्छा घोल बनाकर इसको, उस साइड को अच्छे तरीके से क्या कर लेते हैं, साफ करते हैं। तो वो चीज क्या, स्टेप कहलाता है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग का मतलब होता है साबुन का घोल बनाया और अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर हम डालते हैं इस साइड के ऊपर एंटीसेप्टिक
सॉल्यूशन, यानी कि एंटीसेप्टिक का घोल जो है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें स्प्रिट हो सकता है, नॉर्मल बिटाडीन यानी पोविडीन आयोडीन हो सकती है। तो उसके ऊपर हम उस साइट को क्या करते हैं, एसेप्सिस तरीके से तैयार करते हैं। तो ये स्टेप्स इसके अंदर बहुत जरूरी हैं। यदि हम ये फॉलो नहीं करते, डायरेक्ट ही हमने एब्सेस देखी और उस पर चीरा लगा दिया, तो फिर इसके अंदर क्या होता है कि जो हेयर्स हैं, साइड का जो एरिया है, वो पस जो होती है वो साइड के अंदर हेयर्स के साथ चिपक जाएगी और वो बार बार वो इन्फेक्शन जो हमने चीरा लगा है वहां पे दोबारा आता रहेगा। यानी कि उस कंडीशन के अंदर एब्सेस जो होती है वो हमारी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये स्टेप फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं तो इसको हम साइट तैयार करने को का प्रोसीजर होता है, तो उसमें सबसे पहले क्लिपिंग है, शेविंग है, स्क्रबिंग है और लास्ट स्टेप में हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा देते हैं। तो ये चीजें करने के बाद फिर हम देखते हैं कि ये हमने पूरी साइट तैयार कर ली एब्सेस की। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेंटर वाला भाग हमने देखा था कि ये सेंटर वाला भाग होता है पॉइंट ऑफ एब्सेस, क्योंकि बीच की जो बाहर की जो साइडों की त्वचा है वो पतली और नर्म हो जाएगी, सेंटर वाला भाग ऊपर जाएगा, जिसको हमने बोला था पॉइंट ऑफ एब्सेस। तो हमेशा जो चीरा लगता है वो पॉइंट ऑफ एब्सेस पे लगता है, ठीक है। और एक बात का इसमें और ध्यान देते हैं चीरा लगाने से पहले, क्योंकि बॉडी के जिस भाग के अंदर एब्सेस बनी है वहां पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होंगी। तो इन ब्लड वेसल्स को बचा के हमारे को चीरा लगाना है। यदि हम चीरा डायरेक्ट ऐसे कहीं भी लगा देंगे तो हो सकता है वहां पे ब्लड वेसल्स कट हो जाए और जिसके कारण वहां ब्लीडिंग होने की संभावना ज्यादा बनी रहेगी। तो इसलिए इस ब्लड वेसल्स को भी देख के और सेंटर वाले भाग पर चीरा लगाते हैं। और इसमें जो चीरा लगता है, जो चीरा लगेगा वो कैसा लगेगा, इसके अंदर क्रिस क्रॉस। अब ये क्रिस क्रॉस चीरा ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्रिस क्रॉस चीरा लगाने के बाद, जैसे ये क्रिस क्रॉस चीरा हमने लगा दिया, ये चीरा लगने के बाद जो स्किन के जो किनारे हैं, एजेस हैं, वो आपस में जल्दी नहीं मिलते। क्योंकि यदि आपने सीधा स्ट्रेट चीरा लगा दिया तो यह चीरा हो सकता है अगले दिन मिल जाएगा, क्योंकि हमारे को एब्सेस की जो ड्रेसिंग है वो लगातार करनी है। अब देखो, जैसे कि हमने चीरे की बात की तो चीरा इसमें क्रिस क्रॉस लगता है। तो जैसे ही हम इसके अंदर क्रिस क्रॉस चीरा लगाएंगे तो जितनी भी इसके अंदर पस भरी हुई है तो उस पस को सारा का सारा बाहर निकाल देंगे। और उसके बाद इसके अंदर उंगलियों को घुमा के देखेंगे कि यदि इसमें कोई भी डेड टिश्यू है या कोई भी फॉरेन बॉडी है तो उसको निकाल देंगे। क्योंकि अच्छे तरीके से जितने भी इसमें डेड टिश्यू हैं और फॉरेन बॉडी है वो उसको रिमूव कर देते हैं। यदि इसके अंदर डेड टिश्यू का जो पार्ट्स है या फॉरेन बॉडी इसके अंदर रहती है तो ये एब्सेस दोबारा होने का चांस बना रहता है। तो अच्छे तरीके से इसको साफ करने के बाद इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे बिटाडीन है उससे हम अच्छे तरीके से अंदर से इसको साफ करते हैं। और साफ करने के बाद फिर हम इसमें टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन का बड़ा सारा गोज बनाते हैं। तो यहाँ चीरा लगा हुआ ही है और टिंचर आयोडीन का गोज बनाकर इस एब्सेस के अंदर छोड़ देते हैं दबा के। और इस टिंचर आयोडीन का जो गोज हमने इसके अंदर लगाया है उसको नेक्स्ट डे हम निकालते हैं। तो अब देखो ये टिंचर आयोडीन क्या काम करता है। टिंचर आयोडीन एक इरिटेंट सॉल्यूशन होता है। इरिटेंट की वजह से अब जो एब्सेस है इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम पायोजेनिक मेम्ब्रेन, पायोजेनिक मेम्ब्रेन या पायोजेनिक झिल्ली। यदि एब्सेस के अंदर यह पायोजेनिक झिल्ली है या मेम्ब्रेन है वो रहती है तो ये पस बनती रहेगी। तो टिंचर आयोडीन क्या काम करता है, इरिटेंट सॉल्यूशन होने की वजह से इस एब्सेस के अंदर इस पायोजेनिक झिल्ली को नष्ट कर देता है। तो ये पायोजेनिक मेम्ब्रेन जब यहाँ से हट जाएगी तो यहाँ पे पस बनना बंद हो जाएगा। तो फिर हम इसकी डेली ड्रेसिंग करते रहेंगे
और कभी कभी इसके अंदर गाढ़ा पानी जैसा थोड़ा डिस्चार्ज या फ्लूइड सा निकलता रहता है, तो उस केस के लिए हम इसमें मैग्नीशियम सल्फेट एक पाउडर फॉर्म में आता है, और ग्लिसरीन के अंदर ग्लिसरीन में मिला के इनकी एक पेस्ट बना लेते हैं, और इस पेस्ट को हम 2-3 दिन लगातार इस एब्सेस वाला जो भाग हमने ओपन की है उसके अंदर भर देते हैं। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट और ग्लिसरीन का पेस्ट क्या काम करता है, जितना भी इसके अंदर फ्लूइड बनता है उसको सोख लेता है, यानी कि जो अंदर से हमारी एब्सेस है वो कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, और जल्दी इसके अंदर हीलिंग हो जाएगी। तो इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट और ग्लिसरीन के पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लगातार इस एब्सेस जो हमने ओपन की है इसको 3 वीक तक इसकी लगातार हम ड्रेसिंग करते हैं, और ड्रेसिंग के लिए हम नॉर्मल बीटाडीन सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। और साथ में हम एब्सेस की वजह से हमने देखा था कि यदि कोई एब्सेस डीप होती है या गहरी होती है तो उस कंडीशन के अंदर उस एनिमल के दर्द भी होता है और बुखार भी आता है। तो उसके लिए, और साथ में पस इसके अंदर है, और उसके लिए हम इसमें एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन देते हैं ताकि एब्सेस है वो जल्दी ही क्योर हो जाए। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो हम 4 से 5 दिन के लिए देते हैं, और ज्यादातर जो एंटीबायोटिक्स सर्जरी के दौरान या सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान यूज होता है, और सबसे बेस्ट माना जाता है वो इंजेक्शन आप सब जानते हो DCR है, जिसमें स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन जो ड्रग है एंटीबायोटिक के तौर पर इसमें 4 से 5 दिन पर देते हैं। और इसी प्रकार से हम इसमें नेसिड, और नेसिड की फुल फॉर्म होती है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, या हम अनाल्जेसिक के तौर पर इसको हम 3 दिन इंजेक्शन लगाते हैं। तो इस प्रकार से इसका पूरा शेड्यूल रहता है एब्सेस के ट्रीटमेंट का। तो ये हमारा एब्सेस के बारे में टॉपिक था। एक ऑइंटमेंट होता है बिप, इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं या इसका कंपोजिशन के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बिस्मिथ आयोडोफॉर्म पैराफिन पेस्ट। बिस्मिथ आयोडोफॉर्म पैराफिन पेस्ट। तो इसका जो कंपोजिशन होता है या किस अनुपात में होता है, तो इसमें बिस्मिथ सब नाइट्रेट जो होता है इसका 1 पार्ट रेशियो में होता है, और आयोडोफॉर्म का जो पार्ट होता है ये 2 पार्ट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें हेमेटोमा। हेमेटोमा के बारे में बेसिक तो हमने देख लिया था, लेकिन हेमेटोमा की सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा की बात करें तो जब शरीर के किसी भी भाग पर चोट लगी और चोट लगने के तुरंत बाद त्वचा के नीचे खून या ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है हेमेटोमा। ठीक है, तो शरीर के कोई भाग पे या किसी अंग के अंदर जैसे ही चोट लगती है तो चोट लगने के बाद उसकी जो स्किन है, स्किन के नीचे क्या आएगा, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, तो वो कंडीशन हेमेटोमा की होगी। तो हेमेटोमा के बाद इसके लक्षण देखते हैं। तो लक्षण के अंदर हम देखें जाएं या सिम्टम इसके देखते हैं तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बनता, कोई भी पॉइंट इसके अंदर नहीं बनता। जैसे हमने देखा था एब्सेस के अंदर सेंटर वाला भाग जो होता है वो उभर जाता है और वहां एक पॉइंट बनता है जिसको हम पॉइंट ऑफ एब्सेस कहते हैं, लेकिन इसमें कोई भी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। और सेकंड चीज है इसके अंदर एक साउंड आती है क्रीपिटेशन साउंड। क्रीपिटेशन साउंड यानी कि इसमें चढ़ चढ़ की आवाज आएगी,
तो जब इसको हम पाल्पेट करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर इसमें कैसी आवाज आती है, क्रीपिटेशन साउंड आती है, चढ़ चढ़ की आवाज आती है। तो ये इसके लक्षण हैं इसके अंदर। और इसके अंदर ज्यादातर हम देखते हैं कि ये ईयर हेमेटोमा का केस हमारे को ज्यादा मिलता है। या हम देखें डॉग के केस के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डॉग के अंदर ईयर हेमेटोमा के चांस बनते हैं। तो यदि ये वो कान के अंदर जैसे ही चोट लगी है तो वहां पे छोटी छोटी कैपिलरीज होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, तो वो रप्चर हो जाती है। और रप्चर होने पर वहां पे क्या होता है, खून इकट्ठा होने लगता है। तो खून इकट्ठा होगा तो ये कंडीशन हेमेटोमा की हो जाती है। अब इसको डायग्नोज हमने देखा था कि पैरासेंटेसिस करते हैं इसके अंदर, अर्थात एक फ्रेश निडल से इसको यदि हम पंचर करते हैं तो इसमें कैसा फ्लूइड आता है, ब्लड टिंज्ड फ्लूइड आता है इसके अंदर, यानी कि ब्लड मिक्स इसके अंदर पानी जैसा पदार्थ आएगा। तो ये कंडीशन कैसी होगी, हेमेटोमा की। तो अब हम देखें इसका इलाज कैसे करते हैं। यदि ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसका इलाज कैसे होता है। तो इलाज इसके अंदर इसमें सर्जरी के द्वारा ही इसका इलाज होता है। तो सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर क्या करते हैं, तो ज्यादा डिटेल आपके एलएसए एग्जामिनेशन के अंदर सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम ट्रीटमेंट के तौर पर यदि देखा जाए कि मान लो इस कान के अंदर हेमेटोमा बन गया है तो इलाज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वही चीज है, इसके अंदर सर्जिकल जो स्टेप्स होते हैं साइट प्रिपरेशन करने के, वो सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे बालों की शेविंग करना, उसको वॉशिंग करना, स्क्रबिंग करना। तो उस प्रकार से साइट तैयार होने के बाद इस पे जो हम चीरा लगाते हैं, तो कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं कि हेमेटोमा के केस के अंदर जो चीरा लगता है वो कैसा लगता है। यानी कि जैसे कान की पूरी लेंथ है, लंबाई है, तो उसमें या तो स्ट्रेट लाइन में पूरा लंबा चीरा लगा सकते हैं या इसके अंदर एस शेप चीरा लगता है। ठीक है, या तो सीधा चीरा लगाते हैं इसके अंदर पूरी कान की लंबाई में, या एस शेप चीरा लगाते हैं। और चीरा जैसे ही इसके बाहर वाली जो कान की सतह है वहां पे लगेगा और इसके अंदर जितना भी अंदर जो ब्लड टिंज्ड फ्लूइड है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। फिर इसको प्रॉपर वे से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इसको वॉश कर लेते हैं। और वॉश करने के बाद अब इसके अंदर हम सूचरिंग करते हैं। तो सूचरिंग के बारे में यदि देखा जाए कि हेमेटोमा के केस के अंदर कौन से मेथड या कौन से पैटर्न के टांके लगाए जाते हैं। तो यदि टांकों के बारे में पूछा जाए तो इस केस के अंदर जो टांके लगते हैं वो कैसे लगते हैं, हॉरिजेंटल मैट्रस, यानी कि हॉरिजेंटल मैट्रस जो पैटर्न रहता है वो हेमेटोमा के केस में रहता है। यानी कि जैसे कान की ये लेंथ है तो हमने यहाँ पे ये चीरा लगा दिया, तो इस साइड के अंदर हॉरिजेंटल मैट्रस सूचर से यहाँ पे सूचरिंग की जाती है। तो ये पैटर्न रहता है हेमेटोमा के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूजन, यानी कि इन्फ्लामेशन। सूजन या इन्फ्लामेशन है, इनके होने का क्या कारण हो सकते हैं। तो कारण के बारे में देखते हैं। तो पहला कारण इसका हो सकता है चोट, यानी कि जैसे ही कोई चोट लगी तो इन्फ्लामेशन आ जाती है, चोट हो सकती है। दूसरा कारण इसका कोई भी केमिकल हो सकता है, तो केमिकल की वजह से भी स्वेलिंग होगी, अर्थात सूजन आ जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। और थर्ड है इसके अंदर इन्फेक्शन। तो किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होने से बॉडी के अंदर तो भी इन्फ्लामेशन या सूजन आती है। यह इन्फ्लामेशन या सूजन दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके अंदर, एक होता है इसके अंदर एक्यूट और दूसरी होती है इसके अंदर क्रोनिक। तो एक एक्यूट है और एक क्रोनिक है। एक्यूट को हम जानते हैं कि बहुत ही जल्दी जल्दी होगी, या थोड़े ही समय के अंदर यदि वो हो गई तो वो एक्यूट होती है। और यदि काफी टाइम इसके अंदर बीत गया और उसके बाद की जो कंडीशन होती है वो क्रोनिक स्टेज होती है। यानी कि एक्यूट वाला जो केस है तो इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन आएगी वो कैसी महसूस होती है, हमारे को गर्म महसूस होती है। और इस प्रकार से जो क्रोनिक स्टेज में यदि चली जाती है इन्फ्लामेशन तो वो कैसी महसूस होती है, हमारे को ठंडी महसूस होती है। और जैसे ही एक्यूट वाला जो केस होता है इन्फ्लामेशन का, तो इस कंडीशन के अंदर उस एनिमल के दर्द होता है, यानी कि इसमें दर्द होगा, और इस केस के अंदर दर्द नहीं होता। तो ये चीज है इसके अंदर, यहाँ पे पेन होगा और यहाँ पे पेन
नहीं होता, और ये कैसी महसूस होगी, हमारे को गर्म महसूस होगी और वैसे ये ठंडी महसूस होगी। और एक चीज हम इसमें जानते हैं कि इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन जैसे तुरंत प्रभाव से होती है एक्यूट कंडीशन के अंदर, तो इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। तो इसके अंदर ये हल्का नीले रंग में कन्वर्ट हो जाती है जब वो क्रोनिक स्टेज में बदल जाती है। तो अब हम इसके अंदर एक्यूट और क्रोनिक स्टेज में यदि कोई इन्फ्लामेशन है तो उसका इलाज कैसे करते हैं। तो इलाज के तौर पे देखा जाए तो इस कंडीशन के अंदर ये जो इन्फ्लामेशन है वो कैसी फील हो रही है, हमारे को गर्म फील हो रही है, तो यहाँ पे जो मसाज होगी वो कैसी होगी, ठंडी। तो यहाँ पे ठंडी मसाज हम करेंगे। और एक चीज और है, एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर यहाँ पे दर्द महसूस होता है, तो दर्द महसूस होने की वजह से हम जो ट्रीटमेंट के तौर पर क्या देंगे, दर्द निवारक दवाइयां देंगे, यानी कि नेसिड्स हैं इसके अंदर। तो नेसिड को हम इंजेक्शन के तौर पर या बोलस के तौर पर उस एनिमल को इन्फ्लामेशन के लिए दे सकते हैं। और इसी प्रकार से क्रोनिक के अंदर हम कैसे इलाज करते हैं। तो क्रोनिक के अंदर देखो, ये जो इन्फ्लामेशन है वो कैसी महसूस हो रही है, ठंडी महसूस हो रही है। तो यहाँ पे जो मसाज करेंगे हम, वो किस चीज की होगी, गर्म मसाज। तो यहाँ पे गर्म मसाज करेंगे। और साथ में हम एक ऑइंटमेंट है, जैसे आयोडीन ऑइंटमेंट है, उसका लेप भी करवा सकते हैं। तो आयोडीन ऑइंटमेंट का हम लेप भी करवा सकते हैं, क्योंकि क्रोनिक स्टेज के अंदर जो इन्फ्लामेशन है वो ठंडी पड़ जाती है, कठोर हो जाती है। तो उसको नरम बनाने के लिए हम, जैसे हमने एब्सेस के अंदर आयोडीन ऑइंटमेंट यूज किया था, तो आयोडीन ऑइंटमेंट का क्या कर सकते हैं, उस पर लेप भी करवा सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक था इन्फ्लामेशन के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओडिमा। ओडिमा की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा के अंदर देखें तो जब शरीर के किसी भाग के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, ओडिमा की। शरीर का कोई भी पार्ट्स हो सकता है, कोई भाग है, बॉडी कैविटी है, या फ्लूइड का अकमलेशन होता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, ओडिमा की कहलाएगी। अब देखते हैं हम इसके कारण क्या होते हैं, ओडिमा के कारण क्या होते हैं। तो कारण के अंदर देखा जाए तो यदि शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, जब शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर भी एडिमा डेवलप होता है। और क्या कारण हो सकते हैं, पैरासाइट का इन्फेस्टेशन या इन्फेक्शन हो जाता है। जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो उस केस के अंदर भी एडिमा डेवलप हो सकता है। तो प्रोटीन की कमी से भी हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, या रीनल फेलियर का मतलब होता है कि यदि किडनी काम करना बंद कर देती है तो रीनल फेलियर की कंडीशन के अंदर भी बॉडी के अंदर एडिमा डेवलप होता है। या लीवर फाइब्रोसिस, यदि लीवर के अंदर फाइब्रोसिस हो गया है तो उस कंडीशन के अंदर भी एडिमा होने के चांस होते हैं। या इसमें हो सकता है कार्डियक फेलियर, यानी कि यदि हार्ट फेल होता है तो उस कंडीशन के अंदर, या हार्ट का कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो उस कंडीशन में भी एडिमा डेवलप होता है। प्रोटीन की कमी हो सकती है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, लीवर में फाइब्रोसिस हो सकता है, या कार्डियक फेल हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी में या शरीर में एडिमा डेवलप होता है। तो अब हम जानते हैं कि इसके लक्षण के बारे में, क्या क्या लक्षण आते हैं इसके अंदर, या क्या क्या सिम्टम आते हैं। तो सिम्टम के आधार पर देखें तो एडिमा की जो स्वेलिंग आती है इसके अंदर वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। तो एडिमा जब डेवलप होता है बॉडी के अंदर तो स्वेलिंग कैसी होती है इसके अंदर, सॉफ्ट होता है, यानी कि सॉफ्ट सूजन आती है, स्वेलिंग आती है इसके अंदर। और एडिमा के केस में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता। और एक इसके अंदर होता है डफीनेस आती है इसके अंदर। डफीनेस का मतलब इसके अंदर, यानी कि जब हम एडिमा के केस पर वहाँ पे दबाव डालते हैं तो दबाव डालने पर वहाँ पे पिट या खड्डा बनता है।
यानी कि जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जैसे आटा गूंथते हैं और आटे को हम दबाते हैं, जैसे उंगलियों के निशान छप जाते हैं, तो वही कंडीशन इसके अंदर एडिमा में होती है। यानी कि पाल्पेट करते हैं, पाल्पेशन से जब उस पर दबाव डालते हैं एडिमा पर, तो वहाँ कुछ समय के लिए हमारी वहाँ पे उंगलियां छप जाएगी, या उसके अंदर पिट जैसे दबाएंगे तो पिट बन जाएगा, खड्डा बन जाएगा। तो ये इसके लक्षण होते हैं एडिमा के। तो अब हम देखते हैं कि इसका इलाज कैसे करते हैं। इलाज में देखें, इलाज या इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट के अंदर जिस भी एनिमल को एडिमा हुआ है, तो उसमें पहली चीज़ है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को रेस्ट करवाना है, आराम करवाना है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट देना है। एक इसमें हम NaCl यानी कि जो नमक वाली जो डाइट है वो बिल्कुल उसकी बंद कर देते हैं। यानी कि जो नमक वाली डाइट है वो बिल्कुल बंद कर देते हैं। किस केस में? एडिमा के केस में। एक हमारे को उसको एनिमल को क्या देना है? रेस्ट देना है। बाकी हम इसमें देखा कि यदि शरीर में प्रोटीन की कमी है, उससे एडिमा होता है, तो हाई प्रोटीन डाइट हमारे को उसको देनी है। यानी कि ऐसी डाइट हमारे को ज़्यादा देनी है जिसके अंदर प्रोटीन का लेवल जो है वो ज़्यादा है, यानी कि हाई प्रोटीन डाइट हमारे को इसके अंदर देनी चाहिए। और एक कारण हमने देखा था यहाँ पे पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण भी एडिमा डेवलप होता है, तो एंटी पैरासाइटिक जो दवाइयाँ है वो हमारे को इसमें देनी है। यानी कि एंटी पैरासाइटिक जो दवाई है वो भी हमारे को देनी पड़ेगी। और रीनल का यदि कारण माने या एडिमा के केस में हम क्या चीज़ देते हैं, एक इंजेक्शन आते हैं डाईयूरेटिक्स। जैसे ज़्यादातर फील्ड के अंदर लासिक्स या फुर्सेमाइड्स साल्ट्स के रूप में इंजेक्शन आते हैं, तो डाईयूरेटिक्स देते हैं। तो जितना भी बॉडी के अंदर फ्लूइड का अकम्युलेशन हुआ है तो उनको किडनी के द्वारा यानी कि यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें जो हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं एडिमा के केस में वो कौन सा करते हैं? डाईयूरेटिक। यार डाईयूरेटिक्स दवाइयाँ भी हम इसके अंदर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एडिमा के अंदर फ्लूइड का इकट्ठा हुआ है वो शरीर बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो डाईयूरेटिक्स दवा का यूज़ कर सकते हैं, एंटी पैरासाइटिक दवाइयाँ दे सकते हैं यदि पैरासाइटिक इन्फेक्शन से हुआ है। हाई प्रोटीन डाइट हो गई, नमक वाली जो डाइट है वो बंद कर देते हैं, रेस्ट की कंडीशन उसमें रखते हैं। और यदि ये लीवर की कंडीशन से हुआ है तो इसमें हम देते हैं लीवर टॉनिक। क्या देते हैं इसमें? लीवर टॉनिक। तो लीवर टॉनिक वाली दवाइयाँ भी इसके अंदर देते हैं। तो इस प्रकार से हम एडिमा का ट्रीटमेंट जिस कारण से हुआ है उस हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारे ट्यूमर या इसको बोलते हैं हम नियोप्लाज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्यूमर की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा में देखा जाए कि शरीर के किसी भाग की यदि कोशिकाएं हैं, उनकी अंधाधुंध या अनियंत्रित वृद्धि होती है, और वो वृद्धि जो होती है वो उद्देश्यहीन होती है, अर्थात हमारे कोई शरीर के लिए कोई काम की नहीं होती, तो यह कंडीशन के दौरान जो मांस की बड़ी गांठ बनती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई है। तो उसके बाद हम जानते हैं कि ये ट्यूमर या नियोप्लाज्म होने की जो संभावना है वो सर्वाधिक कहाँ मिलती है हमारे को, कि जो मांसाहारी पशु होते हैं, मांसाहारी पशु हैं उसमें इसकी संभावना ज्यादा मिलेगी, या अधिक उम्र के जो पशु होंगे जिनकी उम्र ज्यादा है उनके अंदर इसकी जो संभावना होती है ट्यूमर या नियोप्लाज्म की या कैंसर की जो संभावना हम मानते हैं, तो वो सर्वाधिक किसमें होती है? मांसाहारी पशुओं के अंदर। और अधिक उम्र वाले जो पशु होते हैं उनमें इनकी संभावना ज्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि ये ट्यूमर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इसमें बेनाइन ट्यूमर, और एक होता है इसमें मैलिग्नेंट। दो प्रकार का ट्यूमर होता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर।
तो बेनाइन ट्यूमर के अंदर यदि बात करें तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही धीरे धीरे होती है, यानी कि ये वृद्धि जो करता है, जैसे कोशिकाओं की हमने डेफिनेशन देखी थी कि शरीर के भी किसी भाग के अंदर जब कोशिकाएं अंधाधुंध या अनियंत्रित तरीके से उनकी ग्रोथ होने लग जाती है और वो ग्रोथ उद्देश्यहीन होती है, जिसके द्वारा बनने वाला मांस की जो बड़ी कठोर गांठ है उसको हम क्या कह देते हैं, ट्यूमर कहते हैं। तो इसमें हम देखें दो प्रकार का है, जैसे कि बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर की बात करें तो इसकी ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होती है और इसकी ग्रोथ जो होती है बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, या हम कह सकते हैं जल्दी जल्दी होती है। नेक्स्ट यदि बात करें तो बेनाइन ट्यूमर जो होता है इसका जीवन के लिए जो खतरा होता है वो बहुत ही कम होता है और यह शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा घातक या खतरनाक होता है। यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है बहुत ही ज्यादा घातक होता है, अर्थात बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, और बेनाइन ट्यूमर जो होता है उसका जीवन के लिए जो खतरा बहुत ही कम होता है। अब देखें जो बेनाइन ट्यूमर वाग के बारे में बात करते हैं कि यदि हम इसका ऑपरेशन करें या सर्जरी करें तो ऑपरेशन से इसको हटाया जा सकता है, ऑपरेशन से इसको हटाया जा सकता है। यानी कि यदि हमने ऑपरेशन से इसको हटा दिया तो दोबारा होने का जो चांस होता है वो बेनाइन ट्यूमर के अंदर नहीं मिलता, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर को ऑपरेशन के द्वारा पूर्णतया हटाया नहीं जा सकता। यानी कि इसको पूर्ण रूप से हम नहीं हटा सकते, पूर्णतया नहीं हटाया जाता, इसको हटाया जा सकता। ठीक है, तो इसका यदि हम ऑपरेशन से इसको हैंडल करें या सर्जरी करें तो इसको हम पूर्णतः हटा सकते हैं ऑपरेशन से, और दोबारा होने का इसमें अंदर लगभग जो चांस होता है, यानी कि दोबारा होने का जो चांस होता है इसके अंदर वो बहुत ही कम होता है। और इसके अंदर हम देखा जाए तो पूर्णतः हटा ही नहीं सकते, अर्थात दोबारा होने का चांस इसमें बना ही रहता है। तो एक चीज और है इसके अंदर, बेनाइन ट्यूमर जो होता है, जैसे मान लो किसी शरीर के पार्ट पर ट्यूमर हो गया तो उसके चारों ओर एक आवरण होता है, इस आवरण को अपने बोलते हैं कैप्सूल। यानी कि बेनाइन ट्यूमर के अंदर आपको कोई भी जैसे ट्यूमर हुआ है तो उसके चारों ओर एक आवरण मिलेगा जिसको बोलते हैं कैप्सूल। यानी कि बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो इनकैप्सुलेटेड होता है, यानी कि इसके चारों ओर कैप्सूल का आवरण होता है। अब आवरण होगा होने की वजह से तो ये साइडों के अंदर इसकी जो फैलने की प्रवृत्ति होती है वो इसमें नहीं होती। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये इसके ऊपर, जैसे मान लो किसी भाग के अंदर ट्यूमर हुआ और इसके चारों ओर जो कैप्सूल का आवरण है वो इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर नहीं पाया जाता। तो इसलिए एक इसमें खास ये है कि यहां जिस पार्ट या जिस भाग पर हुआ है इसके चिपकने की हैबिट वाला ये होता है, अर्थात ये चिपका हुआ होता है और फैला हुआ होता है, क्योंकि इसके चारों ओर कोई भी प्रकार का आवरण नहीं है, अर्थात ये इनकैप्सुलेटेड नहीं होता, नॉन कैप्सुलेटेड होता है। तो इसलिए इसको हम सर्जरी के द्वारा पूर्णतः हटा भी नहीं सकते, अर्थात ये बार बार फैलता रहता है। और एक चीज इसमें है कि मेटास्टेसिस होती है। मेटास्टेसिस का मतलब ही इसके अंदर ये है कि इसके अंदर फैलने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये फैलता रहता है। तो इसलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर यदि किसी जानवर के होता है तो उसको बचाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी फैलने की प्रवृत्ति है, इसके ऊपर कैप्सूल का आवरण नहीं है, इसलिए पूर्णतः इसको हटा नहीं सकते। और एक चीज इसमें है, बेनाइन ट्यूमर जो होता है ये यदि स्किन के नीचे या अपने कहीं भी हुआ है तो ये स्वतंत्र रूप से हिलता डुलता रहता है। अब बेनाइन ट्यूमर की बात करें तो बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो त्वचा के नीचे यदि है तो वहां पे स्वतंत्र हिलेगा डुलेगा, वो हिलता डुलता रहता है ये, क्योंकि इसके अंदर कैप्सूल का आवरण है और ये चिपका हुआ नहीं है। तो इसको यदि हम फील करेंगे तो इधर उधर यानी कि हिलेगा डुलेगा, तो वो कंडीशन किसमें होती है, बेनाइन ट्यूमर के अंदर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर हमने देख ही लिया।
तो इसके ऊपर कैप्सूल का आवरण नहीं है, आवरण नहीं होता तो ये सारे पूरे जो पार्ट्स है जिस भाग के अंदर हुआ है वहां पे चिपका रहता है और फैला हुआ रहता है, अर्थात ये स्वतंत्र हिलता डुलता नहीं है। तो इसलिए बेनाइन ट्यूमर जो होगा वो जीवन के लिए उसका जो खतरा होता है बहुत ही कम होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है जीवन के लिए बहुत ही घातक और खतरनाक होता है। इसलिए इस प्रकार का मैलिग्नेंट ट्यूमर का यदि कैंसर है तो उसको बचाना बहुत ही मुश्किल है। अब देखो, जो बेनाइन ट्यूमर है तो इसके जो लास्ट में आपको ओमा शब्द मिलेगा। यदि लास्ट में ओमा लिखा हुआ है तो वो ट्यूमर की पहचान है। कौन सा ट्यूमर हो गया? बेनाइन ट्यूमर है। या कोई भी रिपोर्ट्स देखते हैं जिसमें ओमा लिखा हुआ है तो वो कौन सा ट्यूमर होगा? बेनाइन ट्यूमर। इसी प्रकार से मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होगा उसके लास्ट में या तो होगा कार्सिनोमा या लिखा होगा इसके अंदर सार्कोमा। यानी कि बेनाइन ट्यूमर वाला जो शब्द होगा उसके लास्ट में लिखा होगा ओमा, और मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो लास्ट में लिखा होगा कार्सिनोमा या सार्कोमा, तो वो कौन सा ट्यूमर हो जाएगा? मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि बोन या हड्डी का जो ट्यूमर होता है उसको हम बोलते हैं ओस्टियोमा। ओस्टियोमा, ठीक है, यदि इंग्लिश में लिखें तो ओस्टियोमा। ठीक है, तो ये बेनाइन ट्यूमर यदि है, हड्डी का ट्यूमर है, तो ये हड्डी का ट्यूमर कौन सा हो गया? ओमा लिखा हुआ है तो ये कौन सा ट्यूमर हो गया? इसके अंदर बेनाइन ट्यूमर है। तो कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि इस प्रकार से ओस्टियोमा, कोंड्रोमा, इस प्रकार के ऑप्शंस आते हैं जिसमें हम पहचानेंगे कि लास्ट में यदि उसमें ओमा लिखा हुआ है तो वो ट्यूमर कैसे होते हैं? बेनाइन ट्यूमर होते हैं। जिन मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन से होते हैं जिसके लास्ट में कार्सिनोमा या सार्कोमा शब्द आ जाएगा तो वो कौन से ट्यूमर हो जाते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। तो इसी प्रकार से जो कार्सिनोमा ट्यूमर होते हैं, कार्सिनोमा जो ट्यूमर होते हैं वो एपिथेलियल ट्यूमर होते हैं। कौन से ट्यूमर होते हैं? एपिथेलियल। कार्सिनोमा जो ट्यूमर होते हैं वो एपिथेलियल ट्यूमर होते हैं, और जो सार्कोमा वाले होते हैं, सार्कोमा ट्यूमर होते हैं वो मेसेनकाइमल ट्यूमर होते हैं। यानी कि कार्सिनोमा ट्यूमर कैसे होते हैं? एपिथेलियल ट्यूमर होते हैं। सार्कोमा वाले कैसे ट्यूमर होते हैं? मेसेनकाइमल ट्यूमर होते हैं। तो इसमें एक चीज और है कि जो कार्सिनोमा ट्यूमर है वो एपिथेलियल ट्यूमर है, तो ये किसके द्वारा फैलते हैं? यदि किसी पार्ट पर होते हैं, हमने ये देखा था कि मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर फैलने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पे फैलेगा। तो ये कार्सिनोमा जो ट्यूमर होते हैं वो कौन से रूट के द्वारा या किससे फैलते हैं? वो फैलते हैं लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल्स के द्वारा फैलते हैं। वेसल्स होगी वाहिनियां, यानी कि लिम्फ वेसल्स के द्वारा फैलने वाले ट्यूमर कौन से होते हैं? कार्सिनोमा ट्यूमर होते हैं। इसी प्रकार से जो मेसेनकाइमल ट्यूमर या सार्कोमा वाले जो ट्यूमर हैं वो किसके द्वारा फैलते हैं? ब्लड वेसल्स के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा, यानी कि रक्त वाहिनियों के द्वारा। तो इसमें क्लियर हो गया, कार्सिनोमा जो ट्यूमर है वो कैसे फैलेंगे? लिम्फ वेसल्स के द्वारा, अर्थात लिम्फ वाहिनियों के द्वारा फैलेंगे। और जो सार्कोमा वाले ट्यूमर है वो कैसे फैलते हैं? रक्त वाहिनियों के द्वारा फैलते हैं। कार्सिनोमा जो ट्यूमर हैं वो लिम्फ वेसल्स के माध्यम से फैलते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो लिम्फ वेसल्स इसका माध्यम होगा। इसी प्रकार से सार्कोमा जो ट्यूमर फैलते हैं वो ब्लड वेसल्स के माध्यम से फैलते हैं, अर्थात इसका जो माध्यम किसके थ्रू जाएंगे? ये ब्लड वेसल्स के द्वारा जाएंगे।
तो ये ब्लड वेसल्स के माध्यम से सार्कोमा ट्यूमर फैलते हैं। अब हम इसकी वैरायटी की बात करते हैं, ट्यूमर की जो वैरायटी होती है, या इसमें कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कार्टिलेज उत्तक का जो ट्यूमर होता है उसे क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोमा। ठीक है, ये कौन से ट्यूमर हो गया? कॉन्ड्रोमा लगा हुआ है, इंग्लिश में इसको कॉन्ड्रोमा लिखेंगे, यानी कि लास्ट में क्या लगा हुआ है इसके अंदर? ओमा लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से यदि हम देखें बोनी टिश्यू का मतलब होता है कि हड्डी का जो ट्यूमर है उसको बोलते हैं हम ओस्टियोमा। हड्डी का जो ट्यूमर होगा ओस्टियोमा। अब देखो इसके लास्ट में भी ओमा शब्द आया है, तो ओमा से हम पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा ट्यूमर हो गया? हड्डी का बेनाइन ट्यूमर हो गया। यदि ओस्टियोसार्कोमा आएगा या ओस्टियोकार्सिनोमा लिखा होगा तो वो कैसा ट्यूमर हो जाएगा? मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बोनी जो टिश्यू है या हड्डी का यदि ट्यूमर होता है उसको ओस्टियोमा के नाम से जानते हैं। से यदि वाइट कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, यानी कि सफेद संयोजी उत्तक, इसका यदि ट्यूमर की बात करें फाइब्रोमा, क्या बोलते हैं इसको? फाइब्रोमा। सफेद संयोजी उत्तक अर्थात व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू का जो ट्यूमर होता है वो उसको कहते हैं फाइब्रोमा। ठीक है, तो इसके भी लास्ट में देखो ओमा लिखा हुआ है, तो ये कौन सा ट्यूमर हो गया? बेनाइन ट्यूमर हो गया। इसी प्रकार से टूथ का यदि देखें, दांत का जो ट्यूमर होता है उसको बोलते हैं ओडेंटोमा। दांत का जो ट्यूमर होगा ओडेंटोमा है। ओडेंटोमा के केस फील्ड कंडीशन में काफी मिलते हैं, क्योंकि मुंह के अंदर दांतों के बीच में एक बड़ी सारी गांठ सी बनती है, तो वो केस कौन सा होता है? ओडेंटोमा का होता है। से मसल्स यानी कि मांसपेशियों का जो ट्यूमर होता है, मांसपेशियों के ट्यूमर को बोलते हैं हम मायोमा। इसी प्रकार से मांसपेशियों के ट्यूमर को बोलते हैं हम मायोमा। और फैट सेल का जो फैटी टिश्यू है, फैट सेल यानी कि जो फैटी उत्तक होते हैं, फैटी सेल है, उसके ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं? लाइपोमा। इस प्रकार से एक ट्यूमर आता है टंग, यानी कि जीभ का जो ट्यूमर होता है, जीभ या टंग, इसके ट्यूमर को बोलते हैं हम रेब्डोमायोमा। रेब्डोमायोमा। इस प्रकार से जीभ या टंग का जो ट्यूमर होता है उसको बोलते हैं रेब्डोमायोमा। फैट सेल के ट्यूमर को बोलते हैं लाइपोमा। मसल्स या मांसपेशियों के ट्यूमर को बोलते हैं मायोमा। दांत के ट्यूमर को बोलते हैं ओडेंटोमा। सफेद संयोजी उत्तक के ट्यूमर को बोलते हैं फाइब्रोमा। और बोनी टिश्यू या हड्डियों के ट्यूमर को बोलते हैं हम ओस्टियोमा। इस प्रकार से कार्टिलेज जो उत्तक हैं, टिश्यू हैं, उनके ट्यूमर को बोलते हैं कॉन्ड्रोमा। तो घोड़ों के अंदर फाइब्रोसार्कोमा का जो केस है वो अधिक देखने को मिलता है, यानी कि जो सफेद संयोजी उत्तक हैं उनके ट्यूमर को बोलते हैं हम फाइब्रोमा। तो घोड़ों के केस के अंदर यानी कि हॉर्सेस के अंदर ये केस फाइब्रोसार्कोमा का जो केस है वो देखने के ज्यादा मिलता है घोड़ों के अंदर।